अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या हुकूमत अवामी बजट दे सकेगी? पाकिस्तान के लिए मौशी चैलेंजेस बेशुमार हैं। एक एटमी ताकत इस वक्त 54,000 अरब रुपए की मकरूज है। 22.5 करोड़ अवाम में हर शख्स के जिम्मे 2 लाख रुपए का कर्ज है। ना सिर्फ डॉलर बेकाबू है बल्कि पेट्रोलियम की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आज हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल का इक़्तिसादी जायजा सर्वे जो है पेश किया। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि सख्त फैसलों के नतीजे में मुल्क दिवालिया होने से बच गया और अब इस्तेहकाम के रास्ते पर आ गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। हुकूमती वज़रा का यह कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म ने जाते जाते जो सियासी फैसले किए उनकी भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। करंट अकाउंट खसारा आपे से बाहर हो गया, तवानाई महंगी हो गई। इस सूरत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिका हुकूमत है और उन्होंने इस सूरत हाल का मवाजना 2018 में जब नून लीग हुकूमत इक़्तिदार जो है वो छोड़कर गई थी उससे भी करते रहे। इमरान खान बारूदी सुरंगे बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। पाकिस्तान की मईशत आईसीयू में फेंक के चले गए। फिर भी हम लगे उन चीजों को ठीक करने के लिए, मेहनत करेंगे और इमरान खान की नाअहली और नालायकी से जो मुल्क को अंधेरों में डूबा है बाहर लेकर आएंगे। हम वो मुश्किल फैसले लेने में कामयाब हुए हैं। जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था उस रास्ते से हम हट गए हैं। हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान रहे जिनको ना अवाम की परवाह थी ना मुल्क के मामलात की परवाह थी और आज सारा मुल्क भुगत रहा है। बहरहाल इस्तेहकाम का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आप मसाइल को हल होता देखेंगे। पिछले 4 साल का जो नालायकी और बद इंतजामी का दौर था उसमें कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई कि भाई इस इशू को एड्रेस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमती आदाद शुमार और मुआशी तरक्की की शरह ये बता रही है कि मुल्क की मईशत के साथ कोई मसला नहीं था जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक टेलीवाइज्ड बयान में कहा कि इक़्तिसादी सर्वे में जो बातें सामने आई हैं वो वाज़ेह करती हैं कि गुज़िश्ता 2 बरसों में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हमने टैक्स भी इकट्ठा किया, एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया। इन हुकूमती इल्ज़ामात साबिक़ा हुकूमत के मुआहिदों की वजह से महंगाई हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का आज ये कहना था कि अगर ऐसा है तो हुकूमत सबूत लेकर आए। किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? ना ये महंगाई संभाल सके हैं ना माइशत को संभाल सके हैं। जब 6% ग्रोथ रेट पे मुल्क जा रहा है तो क्या वजह है कि ये कोई 20-40 लोगों ने लोटे होने का फैसला किया? कह रहे थे जी हमने महंगाई बहुत है, तो महंगाई तो अब उससे ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास प्लान था, इनके पास कोई प्लान नहीं। जो इनके अपने नंबर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पीटीआई ने एक किस्म से शानदार माशी तरक्की इनको करके दिखाई 2 सालों में। IMF का जो मुआहदे हैं वो वेबसाइट पे हैं, वो देख लें। वहाँ कोई 270 रुपए की बातचीत नहीं है। इनके पास छुपने की जगह नहीं है। इनको पूछा जाए तुम रूस नहीं जाए यार, क्योंकि ये बताने से कासर है कि हम डरते हैं अमेरिका से। इन्होंने पाकिस्तान की खुददारी को बेचा अपने इक़्तिदार की खातिर, लेकिन अब अपनी नकम्मेपन से और नाअहली से इस मुल्क की मईशत को तबाह करने जा रहे हैं। अगर इनको अभी ना रोका गया जो आपकी महंगाई की शरह है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। जिस तरह डॉलर जो है उसकी परवाज है, ये मईशत की वजह से नहीं हो रही, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से हो रही है। शरीफ खानदान जब से इक़्तिदार में आया इन्होंने लूट मार का बाजार जो है वो गर्म किया और इनका एक सादा सा फार्मूला होता था कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इक़्तिसादी जायजा सर्वे के आदाद शुमार क्या बता रहे हैं? क्या मुल्क दिवालिया होने के करीब था या मईशत में बेहतरी आ रही थी? मौजूदा सूरत हाल का मवाजना साबिका हुकूमत और फिर 2018 में जो मईशत के हालात थे उनसे किस तरह से किया जा सकता है? क्या IMF के साथ मामलात तय पा जाएंगे? और सबसे आम सवाल कि क्या हुकूमत अवामी बजट दे सकेगी? एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आज पार्लियामान का अहम मुश्तरका इजलास सबसे कुछ देर पहले हुआ जिसमें ऐवान ने नैब दीगर कर दिया था अपने फायदे के लिए तब्दील कर रही है, जबकि हुकूमत का यह कहना है कि ये तब्दीलियां निज़ाम की बेहतरी के लिए हैं।
क्या निज़ाम की बेहतरी के लिए कानून साजी हो रही है या ज़ाती फ़ायदे के लिए, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ आज के इस पैनल में जो डिबेट के लिए मेहमान मौजूद हैं, तारुफ करें उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपके वक्त का। और नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज हमारे साथ इस बहस में शरीक होंगे। मैं पहले ज़रा बजट पे बात कर लें, फिर जो आज मुश्तरका इजलास हुआ, जो कानून साजी उस पर बात करेंगे। मगर डार साहब, क्या वाकई आप मुल्क को इस हालत में छोड़ के गए थे कि दिवालिया होने वाला था? चंद साहब को, अच्छा, ये मैंने भी साजिश की। पीछे बैठ के वजारतों के पूरे मजे वो सुनते थे। एक जरदारी साहब पे बारी, वो जरदारी साहब ने फिलहाल पूरी पीडीएम और ये 11 जमातों पे बारी निकले हैं। तो इस पे मैं इनको एक स्मार्ट मूव पे मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जहाँ तक बजट की बात है, जब तक ये हकाइक बात कर गए हैं, बरूदी सुरंगें लगा गए हैं, आपको याद होगा 3-3.5 साल आपके ही प्रोग्राम्स में आते रहे हैं। और ये जीडीपी नून लीग ने इतनी ज़बरदस्त मुआशी तरक्की की, ऐसी ज़बरदस्त पोजीशन लेके आगे बढ़ रहे थे। 5.4% जीडीपी हम छोड़ के गए हैं, और वो भी आखिरी साल में था रहमान इनके, आपने याद रखना है 5वें साल में था। जो पहले इनके तीसरे और चौथे साल के दादोशुमार हैं, एक में 4.1% है और एक में 4.6% है। हमारे तीसरे साल में 5.6% है और चौथे साल में 6% आ रहा है। 6.1% का था। लेकिन जब अब देखिए, ये दादोशुमार उस्मान डार नहीं कह रहा, अब इनका मौजूदा हैंड पिक लगाया हुआ गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहा है, इन्हीं का ही लगाया हुआ गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस इमरान खान की और हमारी इकोनॉमिक टीम की कोविड के बावजूद रही और जिस रफ्तार से तरक्की की गई, इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिल रही। ये अब इनके लोग कह रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे को इन्होंने पूरा मैनेज करने की कोशिश की गई, पूरा प्रेशर डाला गया। आज आपका इकोनॉमिक सर्वे भी हमारी परफॉर्मेंस को मुंह चढ़ के बोल रहा है। सवाल ये है, मैं जितने भी आते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग टॉक शोज में, तो उन्हें मैं ये कहता हूँ, यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मईशत भी पटरे पे थी, सब कुछ हम ठीक लेके चल रहे थे। एक्सप्रेस के इसी ऑफिस में मैं आता था, कभी जनरेटर में प्रोग्राम नहीं हुआ 3.5 साल। अब जिस स्टूडियो में जाता हूँ आगे जनरेटर चल रहा होता है। जी, बिजली है नहीं। चले इनसे यही पूछ लें कि 3.5-4 साल बिजली नहीं गई इमरान खान के दौर, अब बिजली क्यों जा रही है बाबा? ये क्या इन्होंने किया है? बुनियादी तौर पर जो इनकी नालायकी रही है, इन्होंने डिसीजंस नहीं किए। एक बनिए की दुकान पे भी जब 11 लोग बैठ जाएंगे ना, तो वो भी खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा, डिसीजन नहीं हो पाते हैं। ये तो देखिए, जो सवाल था वो तो सबसे बड़ा खतरा तो कहते हैं कि, और बार बार ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने के हम बिल्कुल करीब थे, और अगर ये फैसले ना लेते जो अब इन्होंने लिए हैं, तो हम डिफॉल्ट कर चुके होते। आज भी $2 बिलियन इनको प्लस देके गए हैं, जिस करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सिंपल बात उठाता हूँ, ये कहते हैं इन्हीं के इम्पोर्टेड हुकूमत के जो पेट्रोलियम के वजीर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, हालांकि वो मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे बात करनी पड़ रही है। कहते हैं जी खजाने में जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तो पाकिस्तानियों, इसी खजाने से जिसमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं है, 400 अरब रुपए का मेरे लीडर ने, मेरे वजीर आजम इमरान खान ने 400 अरब का हेल्थ कार्ड दिया। हेल्थ फ्री दी कि नहीं दी? आपने प्रोग्राम्स किए हैं, लोग बोले हैं कि अस्पतालों में फ्री इलाज हो रहा है। इसी खजाने से जिसमें इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, 250 अरब का एहसास प्रोग्राम चलता रहा। चंद साहब मेरे ही फ्लोर पे होते थे, मेरे साथ होते थे, खुद अपने हल्के के लोगों को इन्होंने वहां से फायदे पहुंचाए हैं, एहसास से क्या, हेल्थ कार्ड से क्या, इसी खजाने से, इसी खजाने से 150 अरब का जो मैंने कैप पहनी हुई है कामयाब जवान की, यूथ को कर्जे दिए गए हैं और उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है। इसी खजाने से जिसमें पाकिस्तानियों इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, 250 अरब के करीब गरीब लोगों को घर लेके दे दिए हैं। एक्सपोर्ट्स $24 अरब पे छोड़ के जाते हैं। आपका रहमान, आपका साबिक वजीर आज़म $32 अरब पे लेके जाता है।
ये लोग आपकी फॉरेन रिमिटेंस 23.7 बिलियन डॉलर पे 2018 में छोड़ के जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 31.8 बिलियन डॉलर पे लेके जा रहे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन 3800 अरब। इमरान खान पाकिस्तानियों 6100 अरब पे लेके जाता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 150%। मकसद ये है कि भाईजान इनसे ये पूछें कि ये मरीख पे रह के मुआशरा चला रहे हैं या इन्होंने बजट जो बनाना है मरीख का बजट बनाना है। भाई ये पाकिस्तानी सुन रहे हैं, दादोशुमार से बात कर रहे हैं, तो चैलेंज कर रहे हैं, डार बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये आज खान साहब ने भी अब से कुछ देर पहले जो है वो टेलीवाइज जो उनका बयान था, उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और तो फिर हमें क्यों हटाया, और ये आदादोशुमार जो है वो बता रहे हैं, और ये हुकूमत के आदादोशुमार। अच्छा मेरी बात सुने, नहीं देखें, ठीक है, रह की बात हटाने की, देखिए मेरी बात सुने, रह की बात हटाने की, तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो भी आइन में चीज़ दर्ज है, अगर उसके मुताबिक खा शहबाज शरीफ साहब हटें या इमरान खान साहब हटें या यूसुफ रजा गिलानी हटें, कोई गलत बात नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, हालांकि स्पीकर की रूलिंग खिलाफ थी, ठीक, और लेकिन स्पीकर की रूलिंग के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, दूसरे दिन नया प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया। अब जाने जब मेजॉरिटी ना हो, मेंबर अपने साथ ना हो, तो फिर उस वक्त में ग्रेसफुल तरीके से जाना चाहिए था, बजाय आइन के साथ खलवाड़ करके जाने के ग्रेसफुल तरीके से खान साहब को, मुझे तवक्को थी कि खान साहब एक ग्रेसफुल तरीके से खुदा हाफिज कहेंगे, मेजॉरिटी नहीं होगी तो आगे इलेक्शन आएगा देखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके गलत एडवाइजरों ने उनसे गलत फैसले करवाए, फिर गवर्नर साहब वाला जो एक पंगा होता रहा, पंजाब वाला। अब रह गई बात, मेरा भाई यकीनन कामयाब जवान ने, उस्मान ने बड़ा मेहनत की है, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ जो काम करने वाला है, लेकिन साथ बुजदार की शक्ल में जो टाइम बम पिछले 4 साल फिट रहा पंजाब में, उसको मैं ऐसे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट जिन बेचारों को मैंने बेइज्जत होते देखा है, अच्छा, तो और उनको कहा जाता था कि आप सबसे बुजदार, अच्छा बुजदार की तारीफ किया करें। यकीनन बुजदार साहब शरीफ आदमी थे, एक बात उनकी पॉलिसियों की हो रही है, उनकी जात पे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। पॉलिसी से कहा जाता था, तर्जुमानों से कहा जाता था, वो उस्मान डार, सच्ची बात आज ये बतानी इसने शुरू की है, तो वो भी इससे तो रहे हैं सर तर्जुमान। मैं इसकी जो बात सही होगी मैं एग्री करूंगा, अच्छा ठीक, मैं एग्री करूंगा। अब हाँ, पीछे आप बताते हैं, कह रहे हैं कि जी मुल्क की इकानमी, देखें खान साहब तब्दीली के नाम पे आए थे, ठीक, हमारे जैसे लोगों ने बगैर किसी जनरल कर्नल के कहने के हमने इनको ज्वाइन किया था, बगैर किसी लालच के। अच्छा। ऐसे लाखों हजारों लोग आए थे जो कहते थे कि शायद, लेकिन जब आप उसी तर्ज पे आप चलें कि आप अलकादर यूनिवर्सिटी आपने लेनी हो किसी बिजनेस टाइकून से, तो वो हलाल, किसी बिजनेस टाइकून के पैसे फॉरेन कंट्री से आए और शहजाद अकबर के जरिए बजाय वो खजाने में जाने के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में जमा हो जाएं, अच्छा, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? पीछे रह गई बात करें, गर्दशी कर्जा एक लफ्ज होता है, सर्कुलर डेट उसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं इतनी आती। पीपल्स पार्टी 540 अरब छोड़ कर गई थी, नून लीग 1100 अरब छोड़ कर गई थी 2018 में, आज 3400 अरब से ज्यादा है। मेरे भाई ने वो फिगर नहीं दिया, एग्जैक्ट फिगर कितना है सुमान भाई? 3400 से ज्यादा। मैं उससे चैलेंज नहीं कर सकता आज नहीं, आप जो फिगर आपके खिलाफ है वो आपने याद नहीं रखे ना, ये कामयाब स्ट्रेटेजी है। 3400 अरब, अच्छा, जिसकी वजह से ना आईपीपीज के ऊपर मुराद सईद बोलता था, मैं अक्सर कहता हूँ। अब जो उन्होंने कहा है ये 2018 में ये सर्कुलर डेट जो था वो 1152 था पीपल्स पार्टी के दौर में, कुछ नहीं होता उसका भी नाम ले दो, क्योंकि आज के दौर आपको क्या हो जाता है पीपल्स पार्टी का नाम लेकर, वो भी 2013 की बात भी करें, रिसर्च इतनी अवेलेबल है सर। नहीं, आप उन्होंने कहा है कि आपके फोन में पिछले 40 सालों का हिसाब 2467 अरब रुपए आप गर्दिशी कर आज 2467, इसमें गैस का नहीं है, गैस का 200 अरब से ज्यादा है मेरे ख्याल, वो भी चेक कर लें, ठीक। अब जिस मुल्क में लाइन लॉसेस 25-30% हो, देखें लोगों ने इसलिए वोट दिए थे, लोगों ने 2 पार्टी सिस्टम, खान साहब कहते हैं उससे हट के 3 पार्टी और फुल सपोर्ट जुडिशरी की, एस्टैब्लिशमेंट की, आउट ऑफ द वे जाके सेम पेज से भी आके सेम किताब थी, अच्छा, अगर उसके बावजूद डिलीवर नहीं हो सका, लोगों को रिलीफ, जिन चंद शोबों में रिलीफ महसूस हुआ, गुड, अच्छी बात है। जवानों को अगर इन्होंने कर्जे दिए होंगे
सर इनका ये कहना है, देखिए आज भी जो खान साहब ने बात की, मैं जरा खान साहब की बात मादरत के साथ मैं खान साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, बड़े काबिल, मैं हमेशा उनका एहतराम करता हूँ, उनकी कई चीज़ों का मैं मोतरफ हूँ आज भी, लेकिन एक हर चीज़ को रेपिटेशन जो होती है ना, देखिए वो लीडर है, ठीक। अब मेरी एक तो उनसे 10 गुजारिश है, अच्छा, वो क्या? कि ये गाजर मूड़ी तू मैं से आप निकलें खुदा के, अच्छा। वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इस मुल्क में होना ये एक अच्छी बात है, लीडरशिप का कहत है ना जहाँ पे, तो मेरे ख्याल में आप पॉलिटिकल डायलॉग करें, पॉलिटिकल लोगों से बैठ के उनकी पॉलिसी पे तनकीद करें, हर वक्त एक रट लगाए रखना ना, देखिए हर पार्टी में करप्ट भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं। रहमान भाई ये आप चेक कर लें, एनालिसिस कर लें, हर पार्टी, मैं कहता हूँ पीटीआई में भी मैं कहता हूँ, मैंने 60% कैबिनेट मैंने देखी हुई है, हमारे साथी रहे हैं पुराने, अच्छा। हम जानते हैं कितना कोई ऑनेस्ट है, कितना, जब वो सियासत में आया था तो उसके पास क्या था और आज उनके पास क्या है, अच्छा। शुगर माफिया से किस किस का तल्लक है, फर्नेस ऑयल से किसका तल्लक है, फर्टिलाइजर माफिया से किसका तल्लक है, आईपीपीज को आप आईपीपीज के ऊपर मुराद सही तनकीद करता था तो किन के पेट में दर्द होती थी, ये भी ये सबको पता है, मुझे तो पता है ना, बात सुने, ये सबको पता है। अब किसको राम खानी ये सुनाते हैं, जब ऑनेस्टी की बातें करते हैं हम, फिर हमें उसका एक रोल मॉडल देना चाहिए। आप मगर मेरा ख्याल है आर्गुमेंट ये है कि आर्गुमेंट, देखिए मेरी बात, मैं आर्गुमेंट की तरफ आ रहा हूं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, क्यों आई है, के अदम एतमाद की वजह से, नहीं उससे ये जो मुआशी तरक्की, इनका कहना था कि ठीक जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से जो है वो आप आइन को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, आइनी तरीके से हुकूमत नो कॉन्फिडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसके मुताबिक हटी जी, उसके बाद ये अपोजिशन में इनको बैठना चाहिए था, ये असम्बलियों से बाहर आ गए, यानी कि इक़्तिदार मिले तो ये असम्बलियों में आने के लिए तैयार है। इससे बड़ी कोई बददियानती है इस मुल्क के साथ कि लोगों ने आपको वोट दिए, उन हल्कों को महरूम कर रहे हैं आप नुमाइंदगी से, आप अपोजिशन, एक चेक होता है गवर्नमेंट के ऊपर, टीवी टॉक शो में बैठ के आप अपोजिशन का रोल अदा करते हैं, असम्बलियों में बैठ के क्यों नहीं करते? तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, अवाम के हल्के या तो खाली कर दें, अब नए लोगों को मौका दें, अवाम ने आपको वोट दिए हुए ना नुमाइंदगी के लिए, नहीं हल्के तो अब ये खाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्यों नहीं, कौन तस्दीक के लिए जाए, पेश नहीं हो रहे भाईजान, तस्दीक के लिए जा, लेकिन इस्तीफे तो इन्होंने, लेकिन स्टेबिलिटी, मेरी बात सुने, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, दूसरी जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है, और अपोजिशन इस वक्त पीटीआई अपोजिशन में है, मेजर बॉडी पार्टी है, इनका हक बनता है, नूर आलम आपका यार पर्सनल बात है, अपोजिशन लीडर है आपका, वो उस्मान ये नहीं मानते से वापस आ गए, उस्मान भाई मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, नूर आलम है ना जो आपने पीएससी बनाया है ना, उन सब से बेहतर नूर आलम काम करेगा, ठीक है ना, माने मैं चैलेंज करता हूं, अपोजिशन नहीं है, 2 दिनों में नूर आलम ने फैसले किए, आपकी 4 सालों में पीएससी ने फैसले नहीं किए। अच्छा अब मैं कहता हूं पर्सनैलिटीज को छोड़े, बात सिस्टम की करें, पॉलिसीज की करें, चलो सिस्टम की कर लेते हैं, तो सिस्टम पॉलिसी, मेरी बात सुने, इस मुल्क में इलेक्शन रिफॉर्म्स करने में क्यों रुकावट क्यों नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म में अपोजिशन का रोल क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे बताओ, जुडिशियल रिफॉर्म्स में अपोजिशन का रोल क्यों नहीं होना चाहिए, एक जरा असेंबलियों वाली बात पूछ लेने दें डार साहब से, असेंबलियों में वापसी की, ये बार बार ऑफर तो है आपको कि वापस आ जाएं, और अभी इनका ये कहना है कि इस्तीफे जो है वो आप तस्दीक के लिए भी नहीं जा रहे। देखें, एक आलमी साजिश के जरिए एक असेंबली जो बनाई गई, शालमी आलमी, मैं तो रहमान जो आपके व्यूअर्स हैं ना, ये जो अजीम पाकिस्तानी, आप प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है माशाल्लाह, मैं पाकिस्तानियों अपने भाई चांद से सिर्फ ये कहता हूँ कि बड़े सही आईनी और कानूनी तरीके से इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, तो बाबा रोना धोना क्यों डाला हुआ हुकूमत में आके? हमने क्या कोई गन पॉइंट पे रख के पाकिस्तानियों ने कहा ले लो हुकूमत, लुडियां डाल के, लड्डू बांट के, मिठाइयां खा के गवर्नमेंट ले गया, आपका काम ये बनता है जी कि इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त चलाई, हम उससे अच्छी चलाएंगे, वो रो दो क्यों रहे हो, हमने कोई जबरदस्ती नहीं है ना, याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इनसे पूछे कि अगर मुल्क दिवालिया था, अगर पेट्रोल, इमरान खान ने तो 60 रुपए एक हफ्ते में नहीं बढ़ाया, इमरान खान पे भी IMF का प्रेशर होता था, साइन करके कौन लाओ ना, कौन सा पेपर है, कोई पेपर तो लाओ। अच्छा आप IMF से साइन नहीं हुए, मैं ये कह, चलो आप कह दे नहीं हुए, ये जो 60 रुपए नहीं हुए, ये जो 60 रुपए IMF प्रोग्राम कौन लेके आया, IMF से खुशी करने की बजाय प्रोग्राम आ गया, सुन लो ना यार, IMF का प्रोग्राम तकरीबन सारी हुकूमतों ने लिया है, हमारी हुकूमत ने, हमारी मुआशी टीम ने मैनेज किया उस प्रेशर को 2-2 रुपए करके 5-5 रुपए करके बढ़ा दे, मैक्सिमम
रहमान हमने 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था मैक्सिमम, और तब मरियम नवाज साहब आके अपना गला फाड़ती थी। आजकल हम मुंतजर है बाहर निकले चाचा जान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बात करें। 60 रुपए पेट्रोल कर दिया है, बिजली 10 रुपए महंगी कर दी है, 8 रुपए यूनिट महंगा हुआ है, टैक्स डाले 10 रुपए हो गया है। कर लेती कि क्या असेंबलियों में रहना है या नहीं रहना। देखिए ऐसा लग रहा है मानते क्या वक्त तो नहीं गेन कर रहे आप लोग, मतलब अगर इस्तीफों की तस्दीक करा दें, तस्दीक हुई है। देखे कासिम सूरी साहब उस वक्त स्पीकर थे, एक्सेप्ट कर इस्तीफे उन्होंने भेज दिए हुए हैं। ये अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, हल्के खाली हैं, इलेक्शन लड़े जाए। मतलब ये अगर चाहें तो ये हल्के खाली करा के इलेक्शन करा सकते। मैं आपको और आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, आइन और कानून की बड़ी जबरदस्त मेरा भाई बात कर रहा है, तो बोले ना अपनी हुकूमत को इस्तीफे ले लो। सब ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ को टाइम गेन कर रही है, क्यों टाइम गेन कर रहे हैं, के लिए टाइम गेन करना है। हम तो कह रहे हैं कल इलेक्शन करवाओ कि कहीं वापस ना आना पड़े। वापस क्यों आने, हम इस इम्पोर्टेड असेंबली में आने को तैयार ही नहीं है। चले ठीक है, मैं जरा एक ब्रेक के बाद चंद साहब वापस आते हैं, क्योंकि आज जो मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें जो कानून साजी हुई उस पर भी बहुत बात हो रही है। इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नदीम अफजल चांद साहब, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो चैलेंजेस मुआशी हैं, पिछली हुकूमत भी यही चैलेंजेस कहती थी, मौजूदा हुकूमत भी इन्हीं चैलेंजेस की बात कर रही है, वही डॉलर, पेट्रोल, महंगाई। तो क्या ये इसके ऊपर कोई मिलकर नहीं बैठा जा सकता, या फिर इसके ऊपर ये फिंगर पॉइंटिंग या ये सियासत ही होती रहेगी? देखें, बड़ी लड़ाई हुई सियासत में 1988 से बीबी शहीद में और मियाँ साहब में, बहुत पीक पे लड़ाई गई। अल्टीमेटली दोनों लीडरान ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए। उन्होंने कहा कि इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। सियासतदान आपस में लड़ेंगे तो तीसरी कुफ्तें फायदा उठाती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक। और फिर कभी गेट नंबर 4 की तरफ देखना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना पड़ता है, कभी मीडिया हाउसेज की तरफ देखना पड़ता है। जो पावर कॉरिडोर हैं, आपस में हम नहीं बैठते। हम बाकी सब स्टेक होल्डर्स की या जो आउट ऑफ असेंबली या नॉन पॉलिटिकल लोगों की हम मिन्नतें भी करते हैं, हम उनसे डायलॉग भी करते हैं। कितनी बदकिस्मती है कि सियासतदान आपस में नहीं। इस वक्त खान साहब का एक पॉलिटिकल रोल जो है, देखिए कौम के लिए छोड़ दें, वो अपोजिशन के लिए या मियाँ शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या बिलावल साहब या जमात इस्लामी या ANP जमातों का लीडरशिप के साथ बेशक उनके ताल्लुकात खराब रहे, पॉलिसीज के ऊपर वो कौम के सामने रोजाना टीवी पे खिताब करते हैं, रोजाना सोशल मीडिया पे करते हैं। अपने तौर पे वो कैसा भी था कि मैं तो क्यों नहीं लाइव बैठ के मुज़ाकरात सियासी नुमाइंदों से करें। एक दिन बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, इन्वेस्टर के अंदर एतमाद बहाल होगा। क्योंकि लोग होता है यार ये सियासतदान, ये अल्टीमेटली खान साहब को अभी नहीं ना, साल बाद जब इलेक्शन हो जाएगा फिर भी इन जमातों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये हम फिर भी बात करनी पड़ेगी। तो अभी क्यों हम कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं? कौम को हमने खजानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। इक़्तिदार से लोग हटते रहते हैं यार। यहाँ तो फांसी चढ़े हैं लोग, यहाँ कत्ल हुए हैं लीडर्स, उसके बाद भी लोगों ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है, आगे चले हैं लोग। मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। अच्छा, असल चीज़ है रियासत, मुल्क के लिए आप पॉलिसीज इकोनॉमिक इस वक्त जो मेल्टडाउन है इस पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ ये अभी भी हम सारे लोग बैठ के टैक्स रिफॉर्म, खान साहब ने कोशिश की ना, मैं बता महंगाई का मसला, खान साहब ने 2-3 चेयरमैन FBR भी चेंज किए, टैक्स रिफॉर्म्स की कोशिश की, नहीं हो सके। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ मईशत में साखे मईशत करें। जरदारी साहब ने कहा कि ये नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। मगर सर अब इसमें मसला एक और है, और मैं ये डार साहब से पूछूंगा कि डार साहब ये महंगाई और ये पेट्रोल में कीमतों में इजाफा, डॉलर, ये हमारे पहले भी मसले हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये हमारे बाकायदा हमारी सलामती के लिए ये जो हमारे मुआशी मसाइल हैं ये एक थ्रेट बन गए। बिल्कुल तो क्या इसके लिए जो है वो सियासी कुव्वतें इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकती? देखिए, जो हमारा जो एक पूरा हमने एक विजन पेश किया था एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके, हमने इकोनॉमी को आगे रखा था, वो इसका हिस्सा था। जब तक आप इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं होंगे आप क्या सिक्योरिटी भी कर पाएंगे। और यही अगले दिन हाँ साहब ने जो बयान दिया और उसे तरोड़ मरोड़ के अजीब रंग दे दिया। जी देखें इन्होंने क्या बात कर दिया। बुनियादी तौर पर देखें, एक घर में भी रहमान 4 भाई रहते हो, कारोबार में मंदा आ जाए तो घर
अलग हो जाते हैं भाई, बिल्कुल अपना अपना हिस्सा पकड़ते हैं भाई, मैं अपना कारोबार करूंगा तुम अपना करो, हम नहीं इकट्ठे चल सकते। तो मुआशी तौर पे मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। हम सिर्फ इन्हें ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से पहली दफ़ा, कोई एक बबल नहीं था ये, पहली दफ़ा एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम आए, लगातार 5.6 से 6 की तरफ, और प्रेडिक्शन ये थी अगले 7.5% की बात हो रही थी पाकिस्तान की, इसलिए ये खौफजदा हो गए थे। प्लस जो सबसे बड़ी बात है, इंक्लूसिव किस्म की थी ये ग्रोथ, हर सेक्टर उठ रहा था, ये नहीं कि सिर्फ एक्सपोर्ट उठी है, फॉरेन रेमिटेंस भी उठ रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी उठ रही है, एसएमई सेक्टर उठ रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है। अब ये दादो शुमार, अब गवर्नमेंट में आगे हम झूठ तो नहीं बोलते थे, जब हम हुकूमत में तो ये कहते थे, इन्होंने ये जेली फिगर अनाउंस कर दी है जी 6.5% नहीं है, 6% नहीं है, 5.6 नहीं। अब खुद आकर आगे की बात ये है कि भाई इलेक्शन कराओ, अगर आप चाहते हो कि सारा सिस्टम ठीक हो जाए, हम असेंबली में आ जाए, ये अजीम लोग जो हमें 2023 में हो जाएगा, आपका मुतालबा मंजूर, आगे चलें। ओ भाई 2023 तक तो आपने इस मुल्क को इस काबिल नहीं छोड़ना कि अगले इलेक्शन का खजाने का बोझ उठा सके। आप तो बैलेट पेपर प्रिंट कराने लायक नहीं रहेंगे, जिस तरह मईशत ये लेके चल रहे हैं, आपके इलेक्शन के पीछे हाथ उठा जाने हैं। यानी कि आप चाहते हैं बुजदार और महमूद खान दोबारा आ जाए। यार मेरा मकसद आप इक़्तिदार उनके हवाले कर दीजिए। अभी ये कह रहे हैं जहर खाने को पैसे, महमूद खान तो अभी भी हैं, वो मॉडल है वसीम अकरम प्लस, वो तो अरबों रुपए ये इलेक्शन में लगा लेंगे। 23 तक मेरा सवाल ये है कि देखिए, अब आप लोगों को भी तो कहीं ना कहीं आकर जो है वो मसलों को हल करना है। अब ये देखिए, जब आप अपोजिशन में होते हैं तनकीद करना आसान होती है। मैं अपोजिशन जो देखें, तनकीद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए पॉलिसी के ऊपर, अपोजिशन का क्या करें खान साहब। ये धरनों से क्या मिला है? ये जो हम धरने, पहले भी 126 दिन धरने दिए, उस वक्त कुछ और था माहौल, आज माहौल कुछ और है। अच्छा, आज जिनको आप गालियां दे रहे हैं, आज वो सियासत से पीछे हटे हुए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। जिनको न्यूट्रलिटी पे आपको इतराज है, अब वो सिस्टम, अगर यही हमारा पॉलिटिकल लोगों का मुतालबा होता था कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए, वो मुदाखलत न करे। अगर एस्टैब्लिशमेंट आपके बैठ के तो बिल पास करवाए, आपकी असम्बली के अंदर, लॉबीज के अंदर हाजिरियां पूरी करे, ये उनका काम था। आप देखें, इदारों की रिफॉर्म्स होने दें, आगे चलें, वरना कौमें माफ नहीं करती। ये तारीख में लिखा जाता है, गुजर गया ना वक्त। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज तारीख का हिस्सा है ना। लड़ाई पिछली जो भी नून लीग ने पीपल पार्टी को विक्टिमाइज किया था उस जमाने में, कोई नहीं मानता था, लेकिन मियां साहब ने खुद तस्लीम किया ना, बाद वक्त आया। ये खान साहब भी तस्लीम करेंगे एक वक्त आने पे। अच्छा, और ये कहेंगे कि मेरे से गलती हुई है। मैं समझता हूँ अब भी इनको पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए। पहले भी मैं तो खान साहब को बशरा देता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन 2-3 लोगों में से था जो कहता था बंद गली में दाखिल ना हो। आज मैं कहता हूँ आप पॉपुलर पार्टी है, अच्छा, वो लोग फॉलोअर हैं, लेकिन एक वो तबका भी है जो इस सिस्टम से तंग है। आज भी आपका मशवरा यही है, और उस सिस्टम से तंग है। मैं कहता हूं आगे आए, बजाय अदलिया को पुकारने के, न्यूट्रल को ताने देने के, खुदा के लिए सियासतदानों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। अगर आप खुद नहीं किसी के साथ बैठे तो यार पर्दा लगा लेते हैं कि आप गैर सियासी रास्ता ये गैर सियासी है, गैर सियासी है। अगर वो एहतजाज की बात करते हैं, जल से गैर सियासी नहीं है, जल से गैर सियासी नहीं है। कोई रास्ता डरना, तशद्दुद की तरफ जाए हुकूमत जाए या अपोजिशन जाए, ये गैर सियासी है। अच्छा, चलें डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। लग रहा है नदीम अफजल चांद की वजह से ज्यादा एड्स मिले हैं। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो वापस आने की दावत दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि असम्बली में आए, लेकिन आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें जो है वो नैब तरमीमी बिल और जो इलेक्शन तरमीमी बिल है वो भी जो है वो मंजूर कर लिए गए। ये वो बिल हैं जो सदर ने वापस भिजवा दिए थे एतराज़ लगाकर। तो चांद साहब, ये जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, एक तो ये इंप्रेशन है कि बहुत उजलत में हुकूमत को ऐसा लगता है कुछ जल्दी है और हुकूमत चाहती है कि जल्द से जल्द हम ये कवानीन मंजूर करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले दौर में प्रेसिडेंट जब हलफ उठाता है उसकी क्या इबारत होती है? कभी किसी हलफ की इबारत, मैं सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर एक बिल भी पिछले दौर में उन्होंने वापस किया, खा वो कोई भी बड़े बड़े अहम बिल थे जिसपे अपोजिशन और मिल के लड़ाइयाँ भी हुई, सारा कुछ हुआ। अब मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपनी इनपुट देकर ये टाइम ना ज़ाया करें। रिफॉर्म्स जो है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं।
ये पीटीआई का भी यही डिमांड होती थी हर वक्त। अच्छा, और मैं समझता हूँ पीपल पार्टी की भी सबसे बड़ी। ये आपके फायदे, वो जाती फायदे के लिए है, ये जाती फायदे, इलेक्शन वाली, या फिर ये निजाम आप जेन्युइनली समझते हैं कि ये निजाम में बेहतरी लेकर आएंगे? ये सर जाती फायदा देखें थोड़ा होता है, कौमी फायदा अगर इलेक्शन को माने ही कोई ना। देखें पिछले आप 10 सालों से पीटीआई की धरना जो था 4 हलकों से शुरू हुआ, उसके बाद इलेक्शन को कमीशन, फिर नून लीग आई, उन्होंने भी इलेक्शन धांधली, सिलेक्टेड सारा कुछ होता रहा। मैं समझता हूँ ऐसा इलेक्शन हो जो सारी पार्टियां माने। इस वक्त सबसे ज़रूरी ये बात है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बैठ के इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ताकि अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। वो पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इलेक्शन हो भी जाएंगे, फिर अगर पीटीआई नहीं मानती, अगर हार गई, या नून लीग नहीं, या पीपल पार्टी नहीं मानती, या मौलाना साहब नहीं मानते, तो क्या होगा? देखिए कानून साजी ये मौसर होगी जिसमें जो है आप समझ रहे हैं कि पीटीआई एक बड़ा स्टेक होल्डर है, अगर वो इसमें शामिल है। देखिए मैं खुद मौजूदा निज़ाम जो आपका इलेक्शन का उसका शिकार हुआ हूँ। अगर क्यों ईवीएम्स खत्म किए गए, क्यों ओवरसीज का वोट खत्म किया गया, अगर ये वाकई संजीदा थे। देखिए असल जो धांधली है ना, जो धांधली है वो पोलिंग टाइम खत्म होने के बाद ये मेरा भाई इत्तेफाक करेगा रिजल्ट अनाउंस होने में होती है, प्री पोल ब्रीकिंग होती है। अगर ये ईवीएम्स रहती तो सियालकोट से आपने देखा ख्वाजा वेंटिलेटर को किस तरह इन्होंने जिताया था। रात को खुद मानते हैं मैंने राब्ता किया और उसके बाद वो जीत गए। उसी वजह से इलेक्शन जीते, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो तो खुद मेरा मकसद है, चीजें सामने आ चुकी हैं। अब अगर ईवीएम्स रहती तो ये जिस तरह आया वेंटिलेटर ने कॉल की, मैसेज किया, जीत गया वहां से और आ गया असेंबली में, और फिर इस तरह हैंड पिक लोग आते हैं। ये जुल्म हो रहा है, इसलिए ईवीएम खत्म की गई हैं। ओवरसीज का क्या कसूर है? उनका $31 बिलियन ठीक है, वोट नहीं देने देने। सिस्टम में बेहतरी अब आपके मुताबिक ये है कि ईवीएम आ जाए, उनके मुताबिक ये है कि ईवीएम ना आए। जब तो तक देखिए आपका तारीफें हैं सिस्टम में बेहतरी की। आपके इलेक्शन प्रोसेस की क्या रूह है? वो ये है कि 1 मैन 1 वोट। जब आप मेरा उससे पहले भी आपको याद होगा 4 हलकों में था नाम, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में खुला हल्का, रेमान 5,500 अंगूठे तो जैली निकले, जो खुद मान गया नादरा के जैलियां उस हल्के के ही नहीं है। आप इमेजिन करें 5,500 बंदा आकर उस हल्के का ही नहीं है, वोट डाल गया। बाकी तो कई हजार कहते हैं अंगूठे वेरीफाई नहीं हुए, इंक ठीक नहीं थी। तो ये इलेक्शन है, लोग सूरज आग उगल रहा होता है, लाइनों में लग के तब्दीली के लिए वोट देने निकलते हैं। वोट उस्मान डार को पड़ता है, निकल नदीम अफजल चंद का आता है। मतलब ये क्या बात हुई? अगर मुझे वोट मिला या नदीम अफजल चंद को मिला, उसका ही निकलना चाहिए। नहीं मगर चंद साहब क्या वाकई ये प्रोसीजरल जो इश्यूज हैं या मामलात हैं कि तरीकेकार के जो, सर मेरी सबसे पहले तो सवाल जरा सुन लें। सवाल ये है कि क्या आप वाकई समझते हैं कि ये जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होता है असल मसला ये है या असल मसला कुछ और है? देखिए असल मसला ये है कि इलेक्शन में जो कुव्वतें मदाखलत करती हैं वो ना करे। असल मसला ये है, ये मशीन का होना ना होना शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है कि हलकों में धांधलियाँ होती हैं, हल्का बनाने में, फिर धांधलियाँ होती हैं लोगों को पार्टियां चेंज करवाने में, लोगों को ज़बरदस्ती नई पॉलिटिकल पार्टी एक खड़ी करने में, एक अलायंस बनवाने में जब रोल आता है कई कुव्वतों का। फिर उसके बाद ये प्री पोल रिगिंग होती है। फिर जो आपका स्टाफ होता है वो दिन में जो फिर आरटीएस कभी बैठ जाता है, कभी आरटीएस उठ जाता है। इस मुल्क में कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुए, ये एक हकीकत है। तो ये अब असल अगली बात आपको नहीं ठीक किया जा सकता। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर मुतमईन होगी तो आवाम मुतमईन होगी। मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मुतमईन करना जरूरी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए। खान साहब ने भी लेट किया, ज्यादती ये की कि इन्होंने अपोजिशन को सिंसियरली दावत नहीं कभी भी दी। खान साहब कभी बैठे नहीं जब हुकूमत में भी थे। अगर ये बैठते, पॉलिटिकल अपोजिशन को सारों को एतमाद में ले के रिफॉर्म्स करते, तो आज ईवीएम भी आ चुकी होती, ईवीएम से भी आगे कुछ आ चुका होता। अच्छा, अब ईवीएम पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है। देखिए हमारे अनपढ़ लोग, आप एक वो उसकी अभी इंटरनेशनल टेंडरिंग, प्री क्वालिफिकेशन, अरबों रुपया, मैं समझता हूँ सियालकोट, सरगोदा, लाहौर, कराची, चंद हल्कों में एक दफा लगा लें, ज़मीनी इलेक्शन में लगा लें, तजर्बात करें, उसके बाद फिर आगे चलें। यही इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। तो अभी लिस्टें बन रही हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल जमातें, जब वो आप ये कहते हैं, जब आप ये कहते हैं चंद साहब के रिफॉर्म लेकर आएंगे, तो वो रिफॉर्म फिर क्या होगी? पहले क्या इलेक्शन अगर उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से 2018 वाला है,
तो उस पर तो आपके भी एतराज़ देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़रूरी है, उनका अपना स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टीचर, जो सियासी भर्तियों वाले टीचर या चंद मखसूस लोग अपनी ड्यूटियाँ लगवा लेते हैं, ये उस्मान भाई भी मेरे से इत्तेफाक करेगा, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन हुए, सियालकोट वाला इलेक्शन भी आपके सामने है, ज़ाहिर शाह वाली सीट पे, ठीक है, तो उसका भी शोर पड़ा। अभी भी इलेक्शन होंगे ना, अभी ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो देख लीजिएगा सारी पार्टियां एक दूसरे पर दांधली का इल्जाम लगाएंगी। फिर सवाल वो ये कि रिफॉर्म्स फिर क्या होंगी, या हुकूमत अगर ये वाली सारे ये तो चलें, जब इन्होंने रिफॉर्म्स जब सारे बैठ के कौम के सामने बैठ के एक पेपर पे साइन करेंगे, बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, रिफॉर्म्स इकट्ठी करेंगे, फिर लोग नहीं मानेंगे, फिर दानिशवर नहीं मानेगा, तब मुश्किल काम है। मैं जरा ब्रेक के बाद डार साहब से पूछता हूँ कि फिर मुश्किल कोई नहीं है, जाती मफादात को पीछे करना पड़ेगा, ये डार साहब के बाद जाती ख्वाहिश इख्तियार को पीछे करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो कवानीन में तब्दीलियां हैं, जाती फायदे के लिए हैं या निज़ाम में बेहतरी के लिए, डॉक्टर साहब जरा इस बहस को समेटे। अब आपका तो इल्ज़ाम है कि ये अपने फायदे के लिए ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। देखें, जब तक चंद साहब और हम बेसिकली हम दोनों भाई डसे हुए हैं इस निज़ाम के ना, चंद साहब के भी मैं समझता हूँ मेरे इस भाई को क्यों कर्ब है, ये दिली तौर पे ये फील करता है क्योंकि ये भी डसा हुआ है इस निज़ाम। अच्छा। जब तक देखिए ये भी मेहनत करते हैं, 5 साल हल्के की आवाम को सर्व करते हैं। मैं गुज़श्ता 10 सालों से 2 इलेक्शंस लड़े हैं, दोनों में हाथ हो गया। अच्छा। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? आप कानून बनाएंगे इनके साथ बैठे बगैर, ये राजी नहीं होंगे, ये कानून बनाएंगे आपको साथ बैठाए बगैर, आप राजी नहीं होंगे, तो कोई तरीका नहीं हो सकता कि सारे बैठकर। रहमान नदीम अफजल चंद ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है। 2 पहलवान है ना, वैसे हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, हमें आपस में करने ने कुश्ती। अच्छा, ये रेफरी जो आ जाते हैं फिर बीच में जी, ये पहलवान को अपोजिशन इंपोर्टेड हुकूमत, ये अच्छा लगा, एक्सपोर्टेड अपोजिशन। तो ये जो हो जाता है ना कि मेरा पहलवान होते कर दो, थैले कर दो, तो असेंबली पहुंच, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये पहलवान आपस में बैठ के कुश्ती के रूल्स नहीं तय कर सकते। ये चांद साहब आप बताएं ना, तैयार है पहलवान जो है वो आपस में बैठ कर क्यों नहीं तय कर सकते कि हमने अगर लड़ाई करनी है मेरी बात, या हमने कुश्ती करनी है तो हमने इस तरह से करनी है। हाँ भाई, सब कुछ हो सकता है। ये जरा पीपल पार्टी के मिजाज से सीख लें सारे लोग, सारी पार्टियां बैठ के जब आप गिव एंड टेक करते हैं ना, जाती मफादात से बाला तारों को सोचते हैं, तो फिर चीज़ें सब कुछ हो सकती है। मैं अभी आ रहा था, ये जो हज़ारा अफगान एम्बेसी के साथ बच्चे बैठे हुए हैं ये एम्बेसी रोड के राइट साइड पे, यार सारी रात वो बच्चे आंधी में तूफान में आज कितने दिनों से बैठे हुए हैं। प्लीज़ मेरी आपसे अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है, ठीक, कम अज़ कम अगर और नहीं तो कोई 2 कोठियाँ खाली करवा के, कोई सरकार की कोठियों पे तो बड़े बड़े लोगों का कब्जे हैं, बंगाली वो जो है प्रॉपर्टियों पे भी कब्जा है, सारियों पे औकाफ एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टियों पे भी कोई ऐसी होनी चाहिए जो इन बेचारे महाजरीन के लिए, ये हज़ारा कबीले के लोग हैं, ये अफगानी हैं या पाकिस्तानी इंसान तो है नहीं यार। आप हुकूमत में हैं, मैं समझता हूँ हुकूमत भी रोजाना गुजरती है, एजेंसियां भी रिपोर्ट कर रही होंगी, हुकूमत भी गुजरती है, हम भी गुजरते हैं। सच्ची बात है, शर्मिंदगी आती है कि हम क्या सोसाइटी है यार, ठीक, कोई दर्द किसी के दिल में उठते ही नहीं। टाइम सर खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, उस्मान डार साहब। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।